ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, वो हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड ना बहुत सारे टर्म्स बाद में आते हैं, तो कोशिश करना कि रिलेट करके समझना सीख लो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है क्या। उससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी आगे रिएक्टिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर्स, ये सब पढ़ने में। मतलब हम लोग वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, तो लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बट फिर भी थोड़ा सा दिमाग खुला रखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ईजियर कि ये क्या होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली एक एनर्जी है, अगर हम उतनी एनर्जी किसी को देते हैं तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, निकल जाता है बाहर। कुल मिला के जिसको जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सिंपल मतलब हुआ कि वो उतना ज़्यादा स्टेबल था, तो वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाह रहा था, तो फिर हमने ज़बरदस्ती उसको एनर्जी दी। जैसे मैं दो कंपाउंड ले लूँ, एक का आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरे की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखो। किसी एक का आयनाइजेशन एंथैल्पी दूसरे के आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा है, तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, इसको मैं ए और इसको बी बोल देता हूँ। अब ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बी से ज़्यादा है, इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि इस ए से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि मुश्किल। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑफ बी, तो बोलो ए से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या मुश्किल? सिंपल। जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, उससे इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना या निकाल पाना मुश्किल होता है। सिंपल इतना ही है। अब सुनते रहो ध्यान से, अगर किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो वो स्टेबल था कि अनस्टेबल था? बस हो गया, इतना ही है आयनाइजेशन एंथैल्पी का कुल गेम। स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के बीच की लड़ाई, इलेक्ट्रॉन रिमूवल की लड़ाई, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की लड़ाई, या बहुत अच्छी रिएक्टिविटी या लेस रिएक्टिविटी की लड़ाई, सब इसी से डिपेंड करती है। तो अभी तुम्हें कंपैरिजन करना है बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पीज का। अब इसके लिए कुछ फैक्टर्स हम लोग देखेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे, फैक्टर्स अफेक्टिंग से या रिलेशनशिप पूछता है वो, ठीक है। पहला लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। पहला देखो, खुद से बताना आयनाइजेशन एंथैल्पी और जेड इफेक्टिव में क्या रिलेशन होगा, दिमाग लगाओ, ठीक है। इसको मैं पहले पूरा लिख लेता हूँ, वहाँ से रिलेशन बनाते हैं, सुनते रहना। सोचना, अगर किसी के पास जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो बताओ सिग्मा ज़्यादा रहा होगा या कम? याद है इतना? सिग्मा कम होगा, शील्डिंग कम होगी, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अब सोचो, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो भैया के पास साइज ज़्यादा कि कम? जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो साइज कम। बढ़िया। अगर साइज कम हो गया तो इस वाली लाइन पे ध्यान रखना, क्या कह रहा हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा या कम? आराम से सोचो इसको, इन तीनों से इस पे दिमाग लगाओ। साइज हो गया छोटा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आया कि दूर? नज़दीक आ गया, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हुई या नहीं हुई? कम हो गई ना। तो अब बोला, न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा कि कम? ज़्यादा। ये वही है, न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो तुम्हारे लिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है या मुश्किल? मुश्किल। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी और जेड इफेक्टिव में कुछ रिलेशन तो होता है, वो रिलेशन यहाँ से निकल रहा है। अब सोचते रहो, इसी में अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो गई और न्यूक्लियस उसे ज़्यादा पावर से खींच रहा है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? सिंपल है। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तुमने खींच लेना है बाहर, उसको न्यूक्लियस खुद खींच रहा है तो तुमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? आयनाइजेशन एंथैल्पी और जेड इफेक्टिव में रिलेशन आ गया। तो क्या मतलब, आयनाइजेशन एंथैल्पी और जेड इफेक्टिव क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इजी। तो पहला लिखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस with increase in effective nuclear charge. Ionization enthalpy increases with increase in
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, with increase in effective nuclear charge. Then अब डिस्कस करते हैं फिर से, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा। सोचो, अगर पॉजिटिव चार्ज आया किसी के ऊपर, ठीक है, यहीं पे रिलेट कर लेते हैं। अगर मान लो किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला या इलेक्ट्रॉन जुड़ा, बाहर निकल गया, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो उसका साइज बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर किसी का साइज कम हो गया तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। आराम से सोचना है, लोड नहीं लेना। किसी का साइज घट गया तो न्यूक्लियस ने उस पर जो फोर्स लगाया वो बढ़ा कि कम होगा, बढ़ गया। अगर Z इफेक्टिव बढ़ा तो अभी अभी क्या पढ़ के आए, आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ क्या होगा, बढ़ेगी या कम हो जाएगी। So ionization enthalpy is directly proportional with the positive charge. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। इसको उल्टा करते हैं। सपोज करो किसी पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा, जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका साइज कम होगा कि बढ़ जाएगा, साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने का क्या मतलब होता है, Z इफेक्टिव का बढ़ना या कम होना। Z इफेक्टिव घट गया और Z इफेक्टिव घट गया तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्या रिलेशन आया, इनवर्स। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इजी। दूसरा यही लिखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ये लैंग्वेज बना लोगे ना साथ साथ में, ठीक है। मतलब ये नहीं होना चाहिए ना कि सर लिखा भी दो इसको साथ साथ में, और थ्योरी बनानी आनी चाहिए तुमको। इतना रट के थोड़ी जाओगे वहाँ, इतना याद कर लो बस हो गया। इसमें रटने वाला नहीं है, इट्स एन ईजी वन, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर। आयनाइजेशन एंथैल्पी सिंपल वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए देने वाले हो, तो मैं यही चेक करना है वो बढ़ेगी कम हो जाएगी, बस। अगला तीसरा फैक्टर देखो, दिस इज अबाउट नंबर ऑफ शेल्स। सोचते हैं, मान लो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, ठीक है, मतलब पहले किसी के पास K L पे इलेक्ट्रॉन थे, अगले वाले के पास M में, अगले वाले के पास N में, फिर O P Q, इनमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जा रहा है न्यूक्लियस से। तो सिंपली मैं ये कहूँगा कि नंबर ऑफ शेल बढ़ने से साइज बढ़ जाता है। कल पढ़ा था ग्रुप में भी हमने, नंबर ऑफ शेल जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। अगर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग फ्रॉम न्यूक्लियस, तो बोले न्यूक्लियस Z इफेक्टिव ज़्यादा लगा पाएगा कि कम। साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन दूर पहुंच गया तो Z इफेक्टिव, अगर Z इफेक्टिव कम तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा कि कम, ये तो पढ़ा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं रहा है तो तुम्हें किस बात की एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी दो, इलेक्ट्रॉन खुद ही बाहर आ जाएगा। इसमें वही तो हो रहा है, जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ा इलेक्ट्रॉन कहाँ बाहर पहुँच गया, थोड़ी सी एनर्जी दो अपने आप बाहर निकल के आ जाएगा वो, ईजी। तो अगला लिखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये रही, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। तो लिख सकते हो, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता चला जाएगा। डन। एक और, आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, अगर मैं बात करूं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होते हैं कल बताए थे मैंने, ठीक है, उनका रिलेशन भी बताया था कल मैंने एक बार के लिए। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से होते हैं। पहला, अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस के जितना है तो बोलेंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है
तो भी बोलेंगे स्टेबल है, और उसके बाद हाफ फिल्ड है। यही ऑर्डर भी था शायद इनकी स्टेबिलिटी का। अगर मैं तुमको एक साथ दे दूँ इनर्ट गैस भी, फुल्ली फिल्ड भी और हाफ फिल्ड भी, और फिर पूछूं सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो क्या बोलोगे? इनर्ट। सबसे ज़्यादा स्टेबल इनर्ट है, फिर फुल्ली फिल्ड है और फिर हाफ फिल्ड है। उसके बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो, जैसे फुल्ली फिल्ड में कौन आता है? D10, यहाँ आता है D5, और ये तो फुल्ली फिल्ड वाला है, इसको छोड़ दो। अगर किसी का D4 कन्फिग्रेशन है तो वो इसके बाद आएगा, उसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी, और D5 और D10 में D10 की ज़्यादा होगी। अतः फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल, और जो हाफ फिल्ड होते हैं वो इससे थोड़ा कम स्टेबल होते हैं। बाकी के जो नॉर्मल है वो इधर चले जाते हैं। अब मुझे बताओ कि इनसे, दैट इज़ द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि मुश्किल? मुश्किल। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो अनस्टेबल नहीं हो जाएंगे ये? अच्छा, अब सोचो फिर, अगर इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि कम? ज़्यादा। तो बोलो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा कि कम? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। खत्म? ये चौथा, और यहीं से क्वेश्चंस बनाएंगे। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस व्हेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर देयर। इफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर प्रेजेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। ठीक है, देखो यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी है, ठीक है, तो इसकी यूनिट्स हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर किलो जूल पर मोल, या फिर किलो कैलोरी पर मोल। इनमें से कुछ भी इसकी यूनिट हो सकती है, तो साइड में यूनिट करके लिख दो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो सकती है, किलो जूल पर मोल हो सकती है, किलो कैलोरी पर मोल हो सकती है, कुछ भी यूनिट हो सकती है आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी की। ठीक है, तुम चाहो तो साइड में ये स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख सकते हो। अगर तुमसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात आएगी तो कौन सा स्टेबल होता है, तो ये बना देना। इनर्ट गैस सबसे स्टेबल होती हैं, फिर फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है, फिर हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होता है। डन? कहाँ बातें चल रही हैं तुम्हारी, किस विषय पर चल रही हैं? कौन? फिजिक्स हाउस? वहाँ कौन पढ़ा रहा है फिजिक्स? यहाँ नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पढ़ाई नहीं, वो तो केमिस्ट्री वाले हुए, केमिस्ट्री और बायो वाले, वो क्यों फिजिक्स पढ़ाएंगे? फिजिक्स कौन पढ़ाता है? वहाँ फिजिक्स तो कोई नहीं था अभी, क्या पता कोई रखे हो। हाँ, अभी कौन है? शुभम, पूरा नाम क्या है? शुभम? अच्छा, शुभम भट्ट। हाँ समझ गया, हाँ तभी कह रहा हूँ, समझ गया। पहले तो नहीं पढ़ाते थे शायद वो, हैं? अभी तो पढ़ा रहे हैं शायद ना वो, पहले नहीं पढ़ाते थे, आजकल ही पढ़ा रहे हैं। हाँ आजकल ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ कितना टाइम हो गया है पढ़ते हुए? खरकवाल सर के यहाँ? नहीं आ रहा है क्या समझ में? यार खरकवाल सर अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी स्लो पढ़ाते हैं, आराम से एकदम समझा के। ये भी है, नहीं वो नहीं, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिविजुअल अटेंशन की प्रॉब्लम है। अगर तुम बैचेस ज्वाइन करते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर वो केवल लेक्चर्स होते हैं, डिस्कशन नहीं होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है
कि अगर पूछेंगे ही नहीं, बातचीत ही नहीं होंगी, तो फिर ये हो जाता है कि चीज़ें बस रटने वाली और नोट्स बनाने वाली हो जाती है। वो प्रेफरेबल नहीं रहता है, वो अच्छा भी नहीं है। दैट्स वाई मैंने पूछा कि समझ नहीं आ रहा है क्या करके, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी अच्छे से डिस्कशन हो जाता है, चीज़ें कवर हो जाती हैं। नहीं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मुझे लिटरली तुमको लग रहा है ऐसे कोई दिक्कत होगी, सिंपल थिंग, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। हैविंग अ सफिशिएंट स्टूडेंट्स हु आर गुड इन माइंडसेट, जो पढ़ने वाले अच्छे हैं, ओ मुझे वही चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। हैविंग अ सफिशिएंट बैच विद दिस, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होता है कभी, वो तो ठीक है। प्रॉब्लम तब होता है जब ऐसे आ जाएं जो ना पढ़ने वाले हैं, फिर झेल हो जाता है वो झेलना। बिकॉज मैं जितना ये पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा है। अब अगर इतने सारे फैक्टर्स उसको जेड इफेक्टिव निकालना आ नहीं रहा है, और सपोज़ करो कि मैं क्लास में यही पढ़ा रहा हूँ, सपोज यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा चेन मैंने बनाया, बस थिंक ये पूरी एक ही चेन है जो इंटर रिलेट होगी। अगर किसी को भी तुम में से जेड इफेक्टिव निकालना नहीं आ रहा है अभी भी, तो उसके लिए सब पढ़ना व्यर्थ है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि ये था क्या, और तुम्हें ये याद नहीं है कि ये शील्डिंग थी क्या, तो ये सब तुम्हारे किसी काम का नहीं है। फिर ये तुमको आने ही नहीं वाला है, फिर तुम कुछ कर लो। और यही नहीं आ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी नहीं आने वाला है। तो अगर तुमने रिवीजन नहीं किया है या चीज़ों को नहीं देखा है, ढंग से नहीं समझे हो, तो फिर ये व्यर्थ है। फिर वो वैसे ही चले जाते हैं जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं। फिर वो नोट्स बनाएंगे, नोट से याद करेंगे चीज़ों को, उतना ही पढ़ेंगे बस। इसीलिए 12th में सिंपल एडमिशन पॉलिसी है मेरी। 12th में बिना टेस्ट दिए एंट्री नहीं मिलती है, सिंपल। 12th में चाहे वो तुम हो चाहे बाहर से आ रहे हो, पहले दिन ही टेस्ट ही होता है। अगर तुम बेसिक्स ऑफ 11th कर पा रहे हो तो यू आर गुड फॉर 12th, नहीं तो रहने दो। मुझे 12th में चाहिए होता है रिजल्ट, वही 10th के भी है, सिंपल। बस अब 10th में टेस्ट नहीं ले सकते, तो 10th में लिमिट कर दी है कि 25 से 26 बच्चे होने के बाद बैच फुल, फिर नो एडमिशन, बस वही यहाँ है। इसीलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। 12th का सिंपल स्ट्रेटेजी है, 12th में नंबर आते हैं, 12th में मार्क्स चाहिए होते हैं, रिजल्ट वही देने वाले हैं। अब जिसको 11th के कंसेप्ट क्लियर नहीं है, यहाँ जैसे ये पढ़ लिया मैंने, ये पढ़ लिया, अब वहाँ क्या होगा, 12th में जो टेस्ट पेपर होगा उसमें पहले दूसरे तीसरे चौथे क्वेश्चंस क्या होंगे, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी का कंपैरिजन पीरियोडिक टेबल में। वहाँ जिसको वो नहीं आया, ख़त्म है वो पहले से। और उसको मैं 12th में कितनी मेहनत कर लूँ, मैं उसको 70 में से 70 नहीं पहुँचा सकता कुछ करके भी, क्योंकि कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। ना उसको VSEPR आएगा, ना हाइब्रिडाइजेशन आएगा। वो कब होता है, जब तुम नोट्स बना रहे हो, खाली लिखे जा रहे हो चीज़ों को, बस एग्जाम से पहले रट दिया तुमने, इसका ये होता है, इसका ये होता है, वही एग्जाम में लिख के आ गए, नंबर भी आ गए 11th में, 12th बर्बाद हो जाती है। फिर वो किसी काम की नहीं होती है। वो तुमको दिख जाएगा कि अच्छे खासे बच्चे जो 10th में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो 12th में जाके बर्बाद होते हैं। सिंपल रीज़न इज़ 11th ख़त्म हो जाती है, और 11th ख़त्म होने का मतलब 12th गई, सिंपल होता है ये। और जिसने 11th कवर कर दी है उसके लिए 12th बहुत स्मूथली निकल जाता है, इतना ही फ़र्क पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। इसीलिए मैं 11th पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ बच्चों पे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। जो आ रहे हैं वो झेल ही नहीं पाएंगे अगर वो पढ़ने वाले नहीं है तो, सिंपल। वो बैठ ही नहीं पाएंगे क्लास में, उनको लगेगा कितना पढ़ा दिया है। और तुम्हें कंपैरिजन करना हो तुम नोट्स खोल के देख लो किसी से भी, इन सिंपल रहता है मेरा, कुछ मतलब ही नहीं है। तुम जहाँ जाना चाह रहे हो जाओ, धूमधाम से नोट्स निकालो, खोलो, चेक करो। अगर यू आर गेटिंग एनीथिंग ग्रेटर और गुड, धूमधाम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मुझे मेरे कंटेंट पे पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बस हो गया, सिंपल। इसीलिए कुछ नहीं कहता हूँ की तरफ से धूमधाम से जाओ, मज़ा है। क्योंकि 11th और 12th ऐसे नहीं चल पाता है ना। यहाँ मैं ख़राब बिल्कुल नहीं करना चाह रहा हूँ, जो यहाँ हैं उनमें से किसी का ख़राब नहीं होना चाहिए, सिंपल। वरना बाद में तुम कहोगे 11th 12th में तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था, जैसे हम कहते हैं। हम सिंपली ये कहते हैं 11th 12th में हमें किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया ढंग से, उसके बाद हमने खुद से पढ़ना पड़ा, वो किसी ने नहीं कहना चाहिए। तो अगर तुम 12th के बाद भी कहीं ड्रॉप लेकर के तैयारी करने जाते हो, तुम कहोगे ये तो हमने सारा पढ़ा है। केमिस्ट्री में तुम कह सकते हो ये सारा पढ़ा है, सिंपल थिंग। इसीलिए कंटेंट पे ध्यान दो, बस हो गया, बाकी चीज़ें नहीं। अब जैसे इतने सारे फैक्टर पढ़ दिए तो आप क्वेश्चन रिलेट करना सीखेंगे। अब देखो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे, ठीक है, और हम एक एक फैक्टर को लेकर के रिलेट करेंगे। तो अपने दिमाग में ही सारे फैक्टर रखना। साइड में हेडिंग डालो ट्रेंड। पहले हम बेसिक ट्रेंड बनाते हैं। हालांकि एटॉमिक साइज वाले में एक चीज़ थी, ट्रेंड फॉलो होता था लेफ्ट से राइट जाने पर और टॉप से बॉटम जाने पर, जो ट्रेंड में लिखा था लगभग वही ट्रेंड फॉलो होता था। यहाँ नहीं होता है, यहाँ बहुत सारे एक्सेप्शंस आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के, क्योंकि यहाँ फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये फैक्टर अपने दिमाग में रखना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहीं से समझेंगे। पहले नॉर्मल जो ट्रेंड है जो NCERT भी लिखती है उसको देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ हैं और बाकी के क्वेश्चंस कैसे हैं। ट्रेंड हमेशा दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट से राइट, एक होता है टॉप से बॉटम, मतलब ग्रुप में और पीरियड में कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज करो कि तुम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आ रहे हो और पीरियड में लेफ्ट से राइट जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट टू राइट ट्रेंड, और इसको कहते हैं टॉप टू बॉटम ट्रेंड। कई जगह पे इसको लिखा होता है इन अ पीरियड इन अ ग्रुप, ऐसा भी लिखा हो सकता है, ठीक है। दोनों में आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है तुमने, बढ़ेगी या कम हो जाएगी। तो इधर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी
इधर भी आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीज और डिक्रीज पता नहीं, बट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है और लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है वो सोचते हैं। पहले वाले में सोचो, पहले ना एक सिंपल रिलेशनशिप कैसे निकालना, जस्ट कंपेयर विथ साइज, ठीक है। मतलब सबसे बेसिक या फंडामेंटल क्या होता है चेक करने का, साइज। अगर किसी का साइज बड़ा है तो उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो हमारे लिए उसे निकालना आसान हो जाएगा। इतना लॉजिक पहले दिमाग में रखना। हालांकि दिस इज नॉट द बेस्ट लॉजिक, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। सिंपल लॉजिक क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक है या दूर है, ये दिमाग में रखो। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक ज़्यादा है तो तुम खींच ही नहीं पाओगे उसको, न्यूक्लियस खींच लेगा उसको। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे साथ आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस से वैसे भी कोई अट्रैक्शन मिल नहीं रहा ना उसको। वही चीज़ यहाँ रिलेट करना। देखो, जैसे जैसे तुम लेफ्ट से राइट ऐसे जाते हो, यहाँ से इधर की तरफ जाते हो, साइज बढ़ता है या कम होता है? कल ही तो किए हैं क्वेश्चन, कल परसों में यही क्वेश्चन तो कर रहे थे। जब तुम इधर से इधर जाते हो साइज बढ़ता है कि कम होता है? ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, साइज का ऑर्डर क्या है? सबसे बड़ा साइज किसका है इसमें? ये होता है साइज का ऑर्डर। लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। कल ही बढ़ाए हैं, समझ में आया? बोरॉन का साइज सबसे बड़ा होगा, किया था कल। एल्यूमिनियम वाला ले लो, कोई भी ले लो, सब में यही पढ़ा था हमने। तो ये और पहले से पढ़ा था, ध्यान आ रहा है? लिथियम से स्टार्ट कर दिए थे, सारे पढ़े थे। तो क्या होता है, इधर की तरफ साइज घट रहा है, तो नॉर्मली यहाँ भी वही दिमाग लगाओ। जैसे जैसे तुम इधर को जा रहे हो, बोलो जेड इफेक्टिव पे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब तुम यहाँ से यहाँ को जाते थे, जेड इफेक्टिव क्या होता था? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज, इंक्रीज, आराम से सोचो। डिक्रीज वाले बताओ कौन कौन? ठीक है। और जो इधर को जाने पे लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है कह रहे हैं, वो बताओ। हाँ, धूमधाम से बोलो, गलत ही तो होगा और क्या होगा? अच्छा, घटता है तो डिक्रीज हुआ, साइज छोड़ दो। हाँ ठीक है, वो दोनों को मिक्स कर रहा है। एक ही चीज़ के लिए पूछ रहा हूँ, खाली जेड इफेक्टिव पे दिमाग लगाना है, ठीक है। वो लोग बोलो जो कह रहे हैं सर लेफ्ट से राइट जाते हैं जब हम ऐसे, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जो ये कह रहे हैं कि सर ऐसे जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, नहीं, जेड इफेक्टिव घटता है। अभी देखो आराम से, यहाँ देखो, जेड इफेक्टिव का मतलब है न्यूक्लियस का फोर्स, ठीक है। इसको ऐसे समझो, न्यूक्लियस का फोर्स जितना ज़्यादा, जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा। न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स कब लगा पाएगा? जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नज़दीक होंगे। सिंपल, इतना ध्यान रख लोगे। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नज़दीक हैं तो न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा, उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। क्लियर? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं दोनों को बना के दिख देता हूँ। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है। दूसरा ये रहा न्यूक्लियस, ये सेल थोड़ी अंदर को आ गई तो ये न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन इधर है। इन दोनों में से ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस इतनी सारी है और इसमें इतनी छोटी है। बोलो जेड इफेक्टिव ज़्यादा किस में होगा? नीचे वाले में। सिंपल। तो इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है इसके जेड इफेक्टिव से। इतना समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये इजी है। अब तुम्हें सिंपल क्या करना है, इसी से साइज़ बताना होता है। जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है उसका साइज़ भी छोटा होता है। अब समझो, जेड इफेक्टिव के लिए कल हमने ये बस अनोफनी वाले के लिए पूरा पढ़ा था, ठीक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए। खाली साइज़ का ऑर्डर देखो। अभी सबसे छोटा कौन है इसमें से? फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के लिए जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा कि कम? ये नहीं होगा, फिर जेड इफेक्टिव ऑफ फ्लोरीन विल बी मैक्सिमम। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। अब ये कैसे हो रहा है वो भी समझ लो। जेड इफेक्टिव बेसिकली सिग्मा या शील्डिंग पे डिपेंडेंट होना फीचर है। अब इसमें हो क्या रहा है सुनो, शेल एक ही है। जब तुम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को एज एन एग्जांपल लेते हो तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका क्या होता है? 2s2 2p 2p2 2p 2p 2p, यही होता है ना। मैं शेल बना दे रहा हूँ, वो सबसे आसान है तुम्हारे लिए। ये सब ऐसे होते हैं, देखना। बोरॉन, ये पहला सेल, ये पहला सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये न्यूक्लियस है। ये दूसरा सेल है 8 वाला, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, मानते हो? 2,
क्लियर है इतना? यही होता है ना बोरॉन के लिए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कार्बन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसा ही होगा ना। कार्बन का देखना, कार्बन यहाँ पे कितने प्रोटॉन? 6, इधर कितने? 5। इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो 2, 4। फिर से नाइट्रोजन, प्रोटॉन कितने? 7। इलेक्ट्रॉन कितने? 2 और। अब एक सिंपल चीज़ बताओ, इसके पास भी 2 सेल, इसके पास भी 2 सेल और इसके पास भी 2 ही सेल है, नहीं है? शेल सेम रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक एक बढ़ गया, तो ये अंदर को नहीं खींच लेगा ज़्यादा। सेम सेल है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो और नहीं खींचेगा, तो इसका सेल जहाँ पे होना चाहिए उससे थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। एक प्रोटॉन भी तो बढ़ा है, इसका सेल और अंदर आ जाएगा। इसीलिए यहाँ की तरफ जब हम जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव बढ़ता चला जाता है, समझे? और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज घटता है। बेसिकली हो क्या रहा है ना, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियस जो पहले 10 थे 11 हो गए, तो उसने उसी रस्सी को खींचना है जो पहले से थी। सेल तो बढ़ ही नहीं रहा है ना। सेल बढ़ जाए तो साइज अपने आप बढ़ जाता है, वो हमने कल भी पढ़ा है। जैसे तुम ग्रुप में ऊपर से नीचे कूदते हो साइज बढ़ जाता है सीधे, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को छोड़ दें तो सब में साइज बढ़ता है। इस वाले केस में ऐसा नहीं होने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें सेम सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अब इसी लॉजिक को आयनाइजेशन एंथैल्पी पे लगाते हैं। देखो अभी तुम पढ़ के आ गए हो रिलेशनशिप, वहीं से यूज़ करेंगे। लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव होता है इंक्रीज, तो बोलो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? जेड इफेक्टिव और आयनाइजेशन एंथैल्पी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं याद रहता है, ऐसे याद रखो। जैसे जैसे यहाँ को जा रहे हैं साइज पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, साइज छोटा होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे साइज डिक्रीज होगा, बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा कि मुश्किल? मुश्किल। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, सिंपल। तो जब हम ग्रुप पीरियड में लेफ्ट से राइट आते हैं तो ये फर्क पड़ता है, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। नाउ कम टॉप टू बॉटम, बहुत ही आसान सी चीज़ है। अगर मैं सब चीज़ रिलेट करूँ, पहले जेड इफेक्टिव, तो बोलो जेड इफेक्टिव टॉप से बॉटम आने पे क्या होता है, बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर से नीचे आ रहे हो, पूरा सेल ही बढ़ जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक सेल बाहर कूद गया, पहले 2 में थे अब 3, फिर चौथा सेल, फिर 5वां सेल, दूर होता चला जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या, जेड इफेक्टिव छोड़ो, साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है तो न्यूक्लियस क्या ही फोर्स लगा रहा होगा उस बेचारे पे, वो इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री हो गया, थोड़ी सी एनर्जी तो मिल जाएगा तुमको। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी एनर्जी में मिल जाएगी तुमको, इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी लगेगी। जैसे जैसे नीचे आओगे साइज बढ़ रहा है, सिंपल देखो ना, ऊपर से नीचे पे आने पे क्या होता है, देखो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये फिर ये न्यूक्लियस और इतना बड़ा साइज। बोलो किस में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? लास्ट वाले से। कितनी दूर है इलेक्ट्रॉन, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर होगा, इसमें इधर होगा, इसमें इधर, इसका इलेक्ट्रॉन सीधा बधा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा कम फोर्स है, इस पे तो न्यूक्लियस का ध्यान भी नहीं जा रहा होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ये हो जाता है। हालांकि साइज एक डोमिनेंट फैक्टर नहीं है, ये ध्यान रखना कि हमेशा साइज नहीं लगाना है। ऊपर वाले में साइज के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम कर रहे होते हैं, कई बार यहाँ भी काम करते हैं, बट नॉर्मल ट्रेंड ये है, नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में ये होता है और नॉर्मली केसेस बहुत कम है। इसके अंदर बहुत सारे बीच बीच में अलग अलग रीजन्स आते रहते हैं स्टेबिलिटी को डिफाइन करने वाले, उससे आयनाइजेशन एंथैल्पी बदलती है। तो यहाँ पर ये कॉमन ट्रेंड जरूर है पर पूरा फॉलो नहीं होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है? ये बना लो ट्रेंड में, फिर देखते हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया ना इसमें हमने?
और ऐड कर सकते हैं इसे। चलो इस पे दिमाग लगाना कि केवल साइज या नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी ध्यान रखना थोड़ा सा। तुम्हें सिंपल ये सोचना है कि किसका लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ठीक है, करो अरेंज विद देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, निपटाओ, फिर एक एक पे डिस्कस करते हैं। सेम वही 20-25 क्वेश्चन तो करने ही है, करो आराम से, लॉजिक लगा के, हाँ लेकिन रैंडमली नहीं टेस्ट करना। मतलब सिर्फ ये मत सोचना कि हमने जो ट्रेंड लिख दिए हैं वही फॉलो हो रहे हैं, नहीं, बहुत सारा एक्सेप्शनल बिहेवियर आता है बीच में। तुम सिर्फ ये सोचना किसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तुम्हें सिर्फ ये ढूंढना है किसका लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में तुमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा बोल देना, बस हो गया। डोंट गो विद द ट्रेंड्स, हाँ ये ट्रेंड सिर्फ कहने के लिए हैं, कहीं कहीं पे फॉलो होते हैं, नॉर्मल ट्रेंड है इसलिए, जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। तो ट्रेंड वगैरह बाद में, पहले कॉमन लॉजिक। डन? नहीं, क्वेश्चन तो उतार। देखो कुछ भी करो पहले ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे फोकस रखना, वो बड़ी मेजर प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना तो साइज़ थोड़ी देर के लिए हट जाता है। मतलब हाँ अगर बहुत बड़ा साइज़ है फिर तो अलग चीज़ है, बट अगर साइज़ लगभग सेम है और तुम्हें लग रहा है कि साइज़ एक रीजन हो सकता है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करो, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ये प्लस माइनस वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी देखोगे इसके अंदर वो बहुत जगह काम आएगा तुम्हारे। हुआ? शुरू करें? क्वेश्चन उतार लिए? चलो शुरू करें ना। चलो पहला देखो, सोडियम और सोडियम पॉजिटिव, किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा किसका है? पॉजिटिव वाले का, लिखा था ऐसा हमने। पॉजिटिव और नॉर्मल में से साइज़ किसका ज़्यादा बड़ा होगा? साइज़ बड़ा किसका होगा? नॉर्मल वाले का। Na का साइज़ बड़ा होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, मुश्किल किसके होगा? और जिससे निकालना मुश्किल उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। ये अभी लिखा भी हमने, क्या? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? पॉजिटिव एंड इनवर्सली विद नेगेटिव। बोलो Al+3 Al+2 में किसका? इजी। बोलो नियॉन और नियॉन +2 में? अभी तो कहा आँख कान नाक खोल के रखो। ये क्या है? इनर्ट। ये +2 इनर्ट डिसबैलेंस कर चुका है। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। हाईली स्टेबल था, 2 इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद स्टेबल बचेगा नहीं। अब 6 ही बचे ना आउटर मोस्ट में, अब तो कहेगा ले जाओ यार, हो गया सारे ले जाओ, क्या दिक्कत है। 8 जब तक थे तब तक बचा के रख रहा था, तो तब तक क्या था? स्टेबल कन्फिग्रेशन था, देना ही नहीं चाह रहा था इलेक्ट्रॉन। अब जब तुम 2 निकाल ही चुके हो ऑलरेडी, तो फिर क्यों ही रोकेगा? फिर स्टेबल थोड़ी बचा है वो, और जब स्टेबल है ही नहीं Na+2 तो फिर क्या दिक्कत है? दे देगा। साइज़ में कितना जो फर्क पड़ा होगा, थोड़ा सा, एक ही सेल तो है, 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाले हैं, थोड़ा अंदर चला गया होगा, बट सोचो पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, पूरा स्टेबल था, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हो तुम, अब क्या ही फर्क पड़ेगा उसको, ही बताओ। समझ में आया? अब कहेगा हो गया, पूरा ही लेके जाओ। गेटिंग द पॉइंट्स क्या होता है? इसीलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये आयन प्लस प्लस सब बाद में, इसमें तुमने सीधा प्लस हो गया, दिख रहा है, हो गया। समझ में आया क्या लॉजिक है? अब तुम चाहो तो इसको एज एन इनर्ट ले लो, कि ट्रिक बना लो कि भैया इनर्ट गैसेस में ध्यान देना होता है,
या तुम्हारी मर्जी कैसे भी याद करो, बट लॉजिक तो सेम है। नियॉन इज हाईली स्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे तुमने उसके, तो Ne+2 बन गया वो। पर जब 2 निकाल ही दिए तो फिर स्टेबिलिटी बची कहाँ उसमें? अब वो स्टेबल है ही नहीं, तो फिर तो दे जाओ भैया इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। जब बचे थे 8 के 8 तब नहीं देना चाह रहा था ना, अब तो दे ही देगा, ठीक है, थोड़ी एनर्जी लेगा बट दे देगा अभी। हाँ, NS NP ND NF, 3S 3P 3D 3F तो होता ही नहीं है, 4S 4D 4P 4F। अब सिंपल ये बताओ, इन सब में से SPDF में से न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक कौन होता है? S, तो इस पे न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा फोर्स लगाएगा ना, हो गया सिंपल। समझ में आया? न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक जो है न्यूक्लियस ज़्यादा खींचेगा। इधर बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम क्यों? ग्रुप पीरियड या कुछ और? पीरियड। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ बेरिलियम का भी बोरॉन का भी। बेरिलियम का कितना? 2,2, चलो अभी के लिए यही मान लेता हूँ मैं। बोरॉन का 2,3, अभी ठीक है ना इतना? चलो अब इसको मेरे को वैसे बताओ कैसे, SP करके बोलो। 1s2 2s2, इधर 1s2 2s2 2p1। अब तेरा दिमाग लगाओ, 2s2 फुल्ली फिल्ड है, 2p1 फुल्ली फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, दे देगा इलेक्ट्रॉन आराम से। तो अगर ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इससे निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन आराम से। इससे इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी दिक्कत होगी कि नहीं होगी? तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या? सिंपल। लॉजिक समझ में आया क्या चल रहा है? बढ़िया। इधर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सोच लो आराम से। ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ट्रेंड पड़े हैं, ट्रेंड के हिसाब से क्या होगा ये बताओ? लेफ्ट से राइट जाने में ट्रेंड क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की ज़्यादा। ट्रेंड के हिसाब से ऑक्सीजन का साइज़ नाइट्रोजन से छोटा है, तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। थोड़ी देर के लिए ट्रेंड को भूल जाओ, तभी तो कहा एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओ। नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p, इधर 1s2 2s2 2p4। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये होगा, आउटर मोस्ट में क्या इनमें से कोई फुल्ली फिल्ड है? इनर्ट गैस है? हाफ फील्ड है? कौन सा? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल देन एनी अदर। नाइट्रोजन का स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, पीरियड का ट्रेंड फॉलो नहीं होगा। इसीलिए तो कहा नॉर्मली ट्रेंड याद रखने हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं लगेगा। कुछ कुछ केसेस यहाँ पे करवा दे रहा हूँ तभी तो। अब बोलो Cl और Cl नेगेटिव में, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव बन गया है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। Cl के पास 17 होते हैं, 17 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो। 1s2 2s2 2p, फिर बोलो 3s2 3p, एग्री? इसका 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या इनमें से कोई इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है? छोड़ो, इसमें 17 और इसमें 18 हुए ना। 2,8 वाला बताओ तो। 2,8,7 इसका क्या किसी का इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? किसका? तो जब इनर्ट है तो वो देना चाहेगी तुमको इलेक्ट्रॉन, तो फिर नहीं देगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका जाता? समझ में आया? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव वाला कंसेप्ट लगेगा क्या इसमें? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। यहाँ देखो ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी नेगेटिव चार्ज उल्टा होता है, जिस पे नेगेटिव होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। यहाँ ऐसा थोड़ी हो रहा है, इट इज़ अबाउट स्टेबिलिटी। भैया नेगेटिव से इनर्ट बन गया है बेचारा, और तुम कह रहे हो नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन दे दे। 288 करने के बाद क्यों देगा तुमको वो? 287 के टाइम पे फिर भी दे देगा कि यार मैं तो स्टेबल हो नहीं रहा हूँ, चल तू ही ले जाएगी इलेक्ट्रॉन। यहाँ तो हो गया ना स्टेबल, फिर क्यों देगा तुमको? लॉजिक समझ में आया? इसीलिए कहा ट्रेंड रखने हैं, बट ऐसा अंधा होकर नहीं लगाना है उनको। जैसे इसमें बोलो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, नाइट्रोजन नेगेटिव का क्या ये 2,8 बना तो स्टेबल हुआ? फिर लगाओ ये कंसेप्ट। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है नहीं तो दोनों ही दे ही देंगे इलेक्ट्रॉन। तो अब किससे लेना आसान है? N5 से, क्योंकि देखो प्रोटॉन तो 5 ही रहे ना, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो थोड़ा दूर खिसक गए होंगे।
और दूर खिसक गए तो निकालना आसान, सॉरी निकालना आसान, समझ गए। तो देखो नेगेटिव के साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी उल्टे रिलेशन में होता है, नेगेटिव आया तो ये लग गया, क्योंकि इसमें स्टेबल कन्फिग्रेशन नहीं आ पाया ना, स्टेबल नहीं आया तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार बैठे हैं। अगर ये 2,8 हो जाता फिर लुक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नेगेटिव, नाइट्रोजन -3, समझ में आया। बोलो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, इसका 2, इसका 2, क्या ये हाईली स्टेबल है, तो ये ऑब्वियसली इन दोनों से आगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बाकी दोनों का कंपेयर करो आराम से, तो N-3 का हाईएस्ट स्टेबिलिटी आ गया, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी। अब इन दोनों में से बताओ, अब आएगा N और सबसे कम एनर्जी N नेगेटिव से, तो ऑर्डर ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करके ये भी कर लो, समझ में आ रहा है क्या होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद लॉजिक लगाने हैं। कुछ में तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ याद रखेंगे हम, बट कुछ में यही करना है। ठीक है ना। ये कौन सा 10वां, चलो इसी को ऐसे ही रख लो, फिर कर लेंगे। हो गए। अभी समझ में आ रहा है पीरियोडिक टेबल क्यों याद होनी चाहिए थी। अब पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ से आया है, क्या लिख दिया है। दैट्स वाई पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो 2 महीने से कह रहा हूँ याद कर लो, याद कर लो। यही पहचानना है बस, ग्रुप है कि पीरियड है, क्योंकि कन्फिग्रेशन सेम होता है ग्रुप और ग्रुप में। तो ग्रुप में बाकी कोई लॉजिक लगेगा नहीं, तो ग्रुप वाला ही लॉजिक लगा लो सीधे सीधे, साइज़ वाला। जो दूर होता चला जाएगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता चला जाएगा, और कोई लॉजिक नहीं लग सकता ना। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, उनका साइज सेम बराबर होता है ना, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बराबर होगा, या क्या पता कोई और फैक्टर काम कर जाए वहाँ पे। फिलहाल के लिए इनमें ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है। दे आर कॉमनली द ग्रुप एंड पीरियड ट्रेंड्स, ये एक्सेप्शनल नहीं है। एक्सेप्शनल करेंगे अभी, कुछ तो कर दिए हमने, ये कुछ अभी इंक्लूड नहीं किए मैंने, पहले बेसिक्स वाले करते हैं ना। कर लो, अभी तो पूछा मैंने कब कहा सीधे डंडे लगेंगे सब में सीधे सीधे लग जा रहे थे, उसमें ज़रूरी थोड़ी है। वो तो मिक्स ट्रेन में इसलिए दे रहा हूँ कि ये मतलब एक लाइन फॉलो करने वाले कि तुमको 2 बार ना उतारना पड़ेगा। अब सब में वैसे थोड़ी दे दूंगा, कह रहे भाई एक ही तरह मुंह खुला है सबका, लगाते रहो। डन, शुरू करें। पहला वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ग्रुप या पीरियड? ग्रुप है क्या, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज़ बढ़ता चला जाएगा। तो इनमें से सबसे बड़ा साइज़ किसका है? तो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होगा नहीं इसमें से, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगी, कम एनर्जी में निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। सिंपल, साइज़ बड़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, निकल जाएगा। ये पीरियड या ग्रुप? तो बोलो सबसे छोटा साइज़ किसका? तो इसका इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा न्यूक्लियस के, तो निकालना सबसे मुश्किल। बस फिर देखते जाओ साइज़ के हिसाब से, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर ग्रुप की पीरियड, सबसे छोटा कौन होगा इसमें से? कुछ था क्या ऐसा एक्सेप्शन इसके अंदर? नहीं था ना साइज़ में, साइज़ में नहीं था तो यहाँ भी नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलियम, क्या होगा ग्रुप की पीरियड? बोलो क्या मानते हो? इधर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन,
ऐसा ही होता है, ये होता है ऑर्डर, बस हो गया। सभी तो इनर्ट ही हैं, तो सभी का ज़्यादा होगा। अब उनमें भी सबसे ज़्यादा किसका होगा? जो सबसे छोटा है। सिंपल चीज़ है, इन सब का बाकियों से ज़्यादा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इनमें भी आपस में से सबसे ज़्यादा किसका? जो साइज में भी छोटा है। एक तो इनर्ट है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के एकदम बगल में लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियस जाने ही नहीं देगा उनको। भले ही इसका स्टेबल है, पर इसके कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रॉन दूर ही है ना, तो ये कम में मान जाएगा, इसको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। बाकियों के कंपैरिजन में इन सबको ज़्यादा लगेगी, बट फिर भी है कि नहीं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इजी वन। सबसे छोटा कौन है? फ्लोरीन, तो इसका सबसे ज़्यादा हो गया, खत्म। सिंपल, इट वॉज द कॉमन ट्रेंड्स ऑफ एन ग्रुप। सभी ग्रुप ही थे ये, ठीक है। नाउ एक ग्रह कार्य लिख लो, 16th वन यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये करोगे घर से, इधर है पूरा ग्रुप ही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पूरा ग्रुप कह रहा हूँ, पूरा पीरियड ही है, जाएगा। चलो ग्रह कार्य का अभी कर लो इसको, क्या करना है, ऐसे ऑर्डर बता दो तो ग्रुप में ट्रेंड तो समझ में आएगा। फटाफट से ऑर्डर बता दो इसका, खत्म। सीधा अभी अभी बता दो, फटाफट से ख़त्म कर देते हैं, ट्रेंड ही तो बताने हैं। ये है कैसा? ऐसा? हाँ ऐसा। बेरिलियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से ज़्यादा होगा, क्या है? सोच लो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हो भी सकता है, क्या दिक्कत है? ऐसा ही है, हाँ पीरियड में इधर को बढ़ता जाता है, बहुत बढ़िया। फिर ये ऐसा, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ क्या लिखा तुमने? ये दिख रहा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा ही लिखा है वहाँ भी, ऐसा लिखा है शायद। इधर क्या लिखा है? ऐसा लिखा है शायद। फिर वो कैसे हुआ? पहले करके आ गए हो क्वेश्चन, फिर गलत कर रहे हो। मैंने कहा ना, सब जगह ट्रेंड ही नहीं घुसाना है, बाकी लॉजिक छिपे हुए थे। तो क्या बनेगा ऑर्डर? लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। अगर नियॉन भी होता तो लास्ट में सबसे ज़्यादा किसकी होती? फिर नियॉन की होती, इनर्ट है ना, हो गया, ये होगा ऑर्डर। समझे? सीधा सीधा ट्रेंड फॉलो नहीं करना है, वो दो पहले ही पढ़ चुके हो तुम, ठीक है। जो तुमने ट्रेंड लगाया वो ऑब्वियसली पीरियड का ट्रेंड है, लेकिन सब जगह नहीं लगेगा वो। क्लियर है इतना? तो बाकियों में सेफ साइज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रीजन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाए तो फिर कुछ नहीं कर सकते तुम। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो फिर वो शेप साइज सब बाद में, ठीक है। चलिए।